है कि जो एक लेगेसी नई गवर्नमेंट को मिली कि मिला क्या पीडीएम की गवर्नमेंट को, और आप उसी के साथ दैट विल बी डिनोमिनेटर फॉर कंपैरिजन, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने नहीं देखा। इसी तरह इसने इग्नोर किया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और इसी तरह एक बिगेस्ट जो हमारी आई है कैटास्ट्रफी सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनज़र रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, और इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली आईएमएफ ने जो कि प्रोजेक्टेड था कि जी जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल की 2021 की 6% थी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्टेन करेगी। दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड आईएमएफ ने कि इट विल बी डिक्लाइन टू 2.7 को 3 दिन पहले आपने आईएमएफ की एमडी का स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी कि 1/3 ऑफ द ग्लोब विल बी इन सीरियस रिसेशनरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ईयर 2023। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। तो कुछ चीज़ें जो फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से और आपको। पीटीए ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो वॉज 7.6% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2018 जब पीएमएल हुकूमत ख़त्म हुई। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, फैक्चुअली इनकरेक्ट। When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने claim किया कि fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. हालांकि ये उनका कल का claim था। The truth is कि 2019 में जब fiscal deficit actually उन्होंने increase किया to 7.9%. We left it at 5.8. In fiscal year 19, they actually increased it to 7.9. और जो वो tax increase की बात कर रहे हैं, वो actually there was a reduction. We left it at 3,843.8 billion, let's say 3,844. They actually had reduction, and the number final जो कि reconciled है, final हो चुका है, उन्होंने अपने उनके numbers में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्वेस दिए 3,828 या 3,829 बिलियन कह लें। तो इसमें भी 0.4% की जो रिडक्शन थी। ये अलहदा बात है कि आई एम श्योर आपने वो स्क्रीन शॉट्स सेव की होंगी कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे। पीएमएलएन ने करीबन 5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम 1 साल में डबल करेंगे, और जो करीबन 4,000 अरब से ज़्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे। वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहाँ नहीं पहुँच सके। तो विल कंपेयर द नंबर्स आगे चल के। नेक्स्ट प्लीज़। इन्होंने क्लेम किया कि इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%. अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय पीटीआई। लेट्स गो थ्रू नंबर्स क्या थे। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। अगर आपको याद हो, फिर अपना प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा जो प्रोविजनल फिगर था वो 5.8 था, और इन्होंने आते ही उसको सबसे पहले आवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज़ करके कहा जी वो 5.3 था, 5.3। उसको सबसे पहले आवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज़ करके कहा जी वो 5.3 था, 5.3। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया, और करते करते ये खुद 6.1% पे। हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1, अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गल दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में इट डिक्लाइन टू 3.12%, और उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड ईयर में तो इट वाज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी इन फिस्कल ईयर 2018. That's where PMLN handed over the government.
और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। और अगर ओल्ड बेस, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अकाउंटिंग को रीबेस किया था, अकाउंट्स रीबेस किए थे, नेशनल अकाउंट्स, उसकी वजह से ये 7.3 होनी चाहिए थी अगर पुराने नंबर्स होते, तो इन्होंने रीबेस करके वो 6.8 पे ले गए चले। लेकिन इन आइदर केस कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, यानी तबाही की और नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने ये भी किया कि जी पीटीआई ने 20 से 18 में डिस्काउंट रेट जो था वो 325 बेसिस पॉइंट्स जो है इंक्रीज किया। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था, जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था। आई एम टॉकिंग जून 2017। जब शाहिद काका नवाजी साहब ने अपना टेन्योर हैंड ओवर किया तो इट वाज 6.5%। और जब केयर टेकर ने हैंड ओवर किया, आई एम बीइंग फेयर टू पीटीआई, मैं ये भी कह सकता 6.5 है, लेकिन उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने 7.5 को किया। ये 7.5 को 13.25 पे ये जुलाई 19 तक ले गए। और इसकी इंक्रीज 325 बेसिस पॉइंट्स नहीं थी, ये करीबन 5.75% या 575 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज थी। तो इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं है। अगली स्लाइड पे चले भाई। ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीज़ों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि पीडीएम केम इनटू पावर एंड प्राइसेस ऑफ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ईटेबल्स, टोमेटो, घी, लेंटिल्स आर ऑल हैव इंक्रीज 100 से 200%। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर, उस पे आते हैं बाद में, 2018 टू 2022, देन यू सी कि कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। कोई ऐसी ईटेबल चीज़ नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। इन पे तो अप्लाई करता है, लेकिन हमने आपको, इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ दिसंबर तक, मैंने ये नंबर्स ले लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है। कुकिंग ऑयल में 21% है। जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर हैं 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो पीडीएम मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स, ओनली 0.5%। और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहाँ से नंबर 100 से 200% का कहा है? इट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। द एक्चुअल डाटा शोज, जो ऑफिशियल डाटा है, कि 3.2 मिलियन जॉब जो है वो हर टर्नओवर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। और जो टोटल जॉब्स क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल बिटवीन 2019 टू 2022 वो 3.2 मिलियन है, 5.5 मिलियन नहीं है। अब मैं आपको ज़रा इनके वो लेके चलता हूँ जी, जो रेवेन्यू और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ कि आप अपना टेन्योर हमने दिया है 2013-14, जब हमने टेक ओवर किया तो ये हमारा पहला साल था, जो कि 12-13 जो था करीबन 1946 अरब पे हमने क्लोज किया था जब टेक ओवर किया। उसको हम पहले साल में 2255, फिर 2590, फिर 3113, फिर 3386, फिर 3844। दैट्स वेयर पीएमएल एंड गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दिस रेवेन्यू, जिसको कहते थे मैं एक साल में 8000 करूंगा और डबल करूंगा। अब आगे मैंने इनके नंबर आपको दे दिए। पहले साल में नेगेटिव 3829, दूसरे साल में मार्जिनल इंक्रीज 3998, तीसरे साल में इंक्रीज हुई है 4745 और चौथे में 6148, और यहाँ वो छोड़ के चले गए। हम चूँकि इस वक्त 6 महीने के इस गवर्नमेंट का डाटा जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं इस फिस्कल ईयर का। इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में फिस्कल ईयर जो अभी 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है, आधा 3429 अरब कलेक्ट किया है, एज कंपेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे, आखिरी जुलाई टू दिसंबर, 2920 अरब था, विच मीन्स कि 17.5% की ग्रोथ एफबीआर ने दी है। दी ओवरऑल टारगेट जो है वो हमारा इंशाअल्लाह फिस्कल ईयर 2023 का जो है 30 जून 2023 तक, वो इस साल का 7440 अरब है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो मैंने राइट साइड पे दिया है। ये हमने जब टेक ओवर किया तो
ये हार्डली एनीथिंग था, लेकिन पहले साल में 351, फिर 515, फिर 598, फिर 740, फिर 972, फिर 11, जो हमने 972 पे छोड़ा। इन्होंने उसको इंक्रीज करके 1419 पे लेके गए आखिरी साल तक। हमने अभी 400 बिलियन की उसमें इंक्रीज आके अनाउंस किए इस फिस्कल ईयर में। फ्रॉम 1419 इंशाल्लाह वील टेक इट टू 1819 अपना बिलियन रुपीज इंशाल्लाह, which is 1.819 trillion with an increase of 400 billion in this fiscal year of this government. तो अगर आप इनका सिर्फ 6 महीने का डाटा लेना चाहें तो मैंने पेश कर दिया है कि इनके जुलाई नवंबर लास्ट ईयर 5 महीने का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, 6 का भी अवेलेबल नहीं है। वो है इनका था 488 बिलियन और हमारा है 664, इसमें भी 36% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट, ये आपको एफबीआर रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखा रहे हैं। ये बाय द वे ये रीबेसिंग का शिकार हुई है। ये भी हमारा डबल डिजिट था, इफ यू ऑनेस्ट, इफ यू रिकॉल, तो हमारा डबल डिजिट था जब हमने छोड़ा है। लेकिन चूंकि रीबेस होके इन्होंने जीडीपी ऊपर ले गए हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज वुड कम डाउन, लेकिन उसको उसी बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। हमने 9% पे नए जो बेस है अकाउंटिंग बेस के बेसिस पे भी 9% पे लिया और करीबन 1% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज की 9.8। ये उसको पहले साल में 8.7 पे ले गए, इसके अपने नंबर्स हैं रीबेसिंग के बाद। दूसरे में 8.4, तीसरे में 8.5 और जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2। दे स्टिल कुडंट मैच अवर इवन परसेंटेज टू रेवेन्यू कलेक्शन परसेंटेज टू जीडीपी। इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया है। अगली स्लाइड बेटा। ये है जी ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज द मेन कंपोनेंट इन द योर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसको जब हमने 16.6 बिलियन जब हमारा पहला साल था तो हमने इसको ट्रेड डेफिसिट छोड़ा 30.9 बिलियन पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन्होंने उसी 30 बिलियन को 39.6 बिलियन पे अपने आखिरी साल में छोड़ा, विच मीन्स ऑलमोस्ट आप कह लें कि 9 बिलियन के करीब उसमें डॉलर, 9 बिलियन डॉलर के करीब इंक्रीज करके ट्रेड बैलेंस इनको छोड़ा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वी स्टार्टेड ऑफ आपके सामने है 3.1 बिलियन डॉलर, 2.85, 12.3, 19.2, जो हमारी एक नेगेटिव हमारे ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म किया पीटीआई गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में कि जी ये 19.2 पे ये करंट अकाउंट डेफिसिट ये ले गए थे। मैं नंबर को मानता हूं, लेकिन अब इन्होंने जाते जाते ये भी 17.3 बिलियन के ऊपर छोड़ के गए। अच्छा, मैं इनसे ये पूछता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ज़रब अज़ल लड़ी, उसको फाइनेंस किया, रद्दुल फसाद लड़ी, फाइनेंस किया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की, उसको फाइनेंस किया, और उसके अलावा अपने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो कौम और आवाम की प्रॉब्लम थी, लोड शेडिंग 18 घंटे शहरों में और 20 से 21 घंटे देहातों में, उसको ख़त्म किया। वो फ्री तो नहीं होती। वी शुड हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू लिव इन स्टोन एज एंड कंटिन्यू विद 18 आवर्स लोड शेडिंग। फिर हमें आखिरी 2 सालों में वो 12 हमारी प्रोजेक्टेड क्या थी, वी विल हैव इन द फर्स्ट 3 years 12 बिलियन अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 3 साल, यानी एवरेज 4 आप वो गिन लें, आपके सामने है। पहले तो 11 बिलियन पे हमने पहले 3 साल खत्म की, 3.1, 2.85, हमारा 12 बिलियन का एस्टिमेट था कि वी विल डू 12 बिलियन इन 3 years, एवरेज ऑफ 4 बिलियन पर एनम। अगले में जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करने थे और करने चाहिए थे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। जो आपकी कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रही थी, जो आपकी मशीनरी इंपोर्ट होती थी, उसके लिए पैसे तो देने थे ना अपनी फॉरेन एक्सचेंज से। उसकी वजह से हमारा भी इट वाज प्रोजेक्टेड, ये 12.3 पे गया। हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी आते ही वो हमारी करीबन 13 बिलियन के करीब थी आखिरी साल में। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ड्यू टू ये ऑल दीज सिक्योरिटी ऑपरेशंस और हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स थी एक्सटर्नल पोर्शन, उसकी वजह से फिर ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ। लेकिन ये एक छोटा सा क्रेडिट वो लिया करते थे कि जी इन्होंने इतना कर दिया, मैंने इतना किया, लेकिन वो भी उसको बिल्कुल वॉश ऑफ करके गए हैं और 17.3 पे किया। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए हमारा मुल्क जो है वो, हमारी मेन प्रॉब्लम 2 है, आगे चल के देखेंगे। ट्विन डेफिसिट कंट्री हम,
बजट फिजिकल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। फिजिकल डेफिसिट पे फिर भी हम काबू पा सकते हैं जी, चलें रुपए चाहिए, और फॉर एक्स्ट्रा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज़ ऑब्वियसली द एक्सटर्नल अकाउंट, उस पे आपको प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, you have to either borrow or mobilize the external resources in foreign currency. तो हमने उसको मैसिवली अंडर सर्वेलेंस रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 महीने में, अभी ऑफिशियल फिगर 5 महीने के अवेलेबल हैं, चंद दिनों में 6 महीने के आ जाएंगे स्टेट बैंक से, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5 महीने का टिल एंड ऑफ नवंबर $3.1 बिलियन है। इनका डबल से भी ज़्यादा था, 7.2 बिलियन। इसमें ऑलमोस्ट 57% की रिडक्शन हुई है ना, विच इज़ ए गुड साइन, क्योंकि उतनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट कम होगी। जो 9-10 बिलियन की बात हो रही थी कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज़ वेल अंडर कंट्रोल, एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ 7-7.5 बिलियन में शायद हम इस साल को क्लोज कर सकेंगे। तो ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमारा जो आखिरी साल था, जो कि एक मेन क्रिटिसिज्म होता था और मेन क्रेडिट लिया करते थे, वो ये था जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आसमान पे छोड़ के चले गए, और मैं तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। और एक तो खुद भी वो उसी तरह छोड़ के गए हैं। कोई लोड शेडिंग के लिए इम्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की, कोई ज़रबे अज़ब नहीं लड़ी, कोई रद्दुल फसाद नहीं लड़ी। बताए कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिस मैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। आगे चलें जी। या सही कह रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब, कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म। तो ये है जी आपका एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स भी मैंने आपको पेश कर दिए हैं। ये भी मिस स्टेटमेंट की जा रही है कि जी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस यानी नेग्लिजेंस थे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ। ये ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नंबर्स देख लेते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट ईयर $25.1 बिलियन के ऊपर, आपके सामने नंबर है, एंड वी एंडेड अप 24.8 बिलियन। ये सेकंड एंड ओनली क्रिटिसिज्म जो हमारे खिलाफ होता रहा है कि जी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई। ओके, रीजन बाद में देख लेते हैं। तो इसमें $300 मिलियन का सिर्फ फर्क हुआ है, और जब आप 24.8 को कंपेयर करेंगे अगले आने वाले 3 साल से, तो पहले साल में तो इनकी भी 500 मिलियन डिप हुई, 24.3 बिलियन। उससे अगले साल मजीद डिप हुई 22.5 मिलियन और बिलियन, और उसके बाद तीसरे साल में ये 25.6 पे रफली ये हमारे करीब करीब आए, और चौथे साल में ये 32.5 बिलियन का नंबर है। लेकिन ये काइंडली ज़रा गौर ज़रूर करें, इसकी मेन वजह यह है कि 400 बिलियन रुपीस वाज गिवन एज टर्फ फाइनेंसिंग एट 1%, एंड इंडस्ट्री ऑल्सो एडेड अप 400-500 बिलियन। अगर आज हम भी कोई 1,000 बिलियन या 1 ट्रिलियन की फैसिलिटीज दे दें इंडस्ट्री लगवाने में, और तो आई एम श्योर के परहैप्स वी कैन हैव फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो ये एक स्टैंड अलोन नहीं है। जहाँ तक हमारा स्टैग्नेशन है, अगर आप कंपेयर करें, और आपको याद होगा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस श्रंक, और उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें फ़ायदा भी हो रहा था। हमें मसलन टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो वो $20-25 के करीब एवरेज जो मिल रही थी हमें, जो आज हमने 100 क्रॉस भी किया, मुल्क ने 130 में भी खरीदी है, आज भी 80 से ऊपर है, $80। तो हमारा वो जो पीरियड था उसमें बेसिक जो रीज़न थी ऊपर ना जाने की, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, विच वाइल वर नॉट हेल्पिंग अस इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। क्वांटिटी ज़्यादा थी, आप क्वांटिटीज निकालें 2017-18 की हमारे आखिरी साल की और 2013-14 की जो, तो यू वुड फाइंड का क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी यूनिट प्राइस है वो कम होने की वजह से हम करीबन वहीं खड़े। आपको याद होगा कि हमने 10 जनवरी 2017 को IMF प्रोग्राम में, ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी सब्सिडी और एनी, अच्छा मैं उसको सब्सिडी नहीं कहता। आपको याद होगा हमने 3 महीने, सितंबर 2016 में IMF ख़त्म हुआ, हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एंगेज किया। वी डिड वर्किंग के उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें कितना गवर्नमेंट टैक्सेस शामिल हैं, उनकी जो इनपुट्स हैं, तो वो किसी के $9.5 थी, किसी की 10 थी, किसी की $11 पर डॉलर कैलकुलेट होती थी। आई एम श्योर आपको याद होगा वो। और 10 जनवरी 2017 को मियां नवाज़ साहब ने हमारी कैबिनेट मीटिंग में तमाम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एसोसिएशन के हेड्स को बुलाया, मैं उनके साथ था, और उस पे हमने 180 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पैकेज दिया।
और उनको हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी हमें पहले कैप्चर करनी है मार्केट, हालात बहुत ख़राब रहे हैं और वो हमें आप 5-6 महीने दे, 1 जुलाई से आप हमें, अगर हम मिनिमम 10% इंक्रीज नहीं देंगे तो आप हमें ये रिबेट ना दे। मैं रिबेट नहीं कह रहा, उसका एक्चुअली हक है, ड्यूटी ड्रॉबैक। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट के जो इनपुट्स होते हैं उसमें ड्यूटी वापस होती है या टैक्स वापस होता है, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है। तो उस 180 बिलियन ने, जो कि फिर शायद खाकान अब्बासी साहब आया अगस्त में और मैं अभी दोबारा फाइनेंस में से ओथ लिया, तो 67 बिलियन और ऐड हुआ। उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर मलक परवेज मरूम भी साथ थे। उन्होंने मुझे कहा जी कि इंडस्ट्री क्रंच में है, आप या वो कर लें या 10 रुपए आर्टिफिशियल स्लाइड कर दे रुपए को, दे इन आइदर केस इट विल मेक अप। मैंने कहा कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो तो महंगाई का एक तूफान है, किसी से रुकना नहीं है, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल एग्री विद यू अनदर 67 with 247 billion rupees. You had 12.7% export growth in 2017-18. अगर उसी मॉडल पे चलते तो आप उसके साथ 16 साल गुजार सकते थे विदाउट क्रिएटिंग हैवक इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ महंगाई, जो कि ना इनका तजर्बा था, ना सोच थी, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, और जो आगे खुला छोड़ दिया रुपए को। सो मैं उसको कहता हूँ मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल्स, और उसने जो तबाही की है वो हम सबके सामने है। और वो और फिर इंटरेस्ट रेट आपस में वो उसका चोली दामन का साथ है, वो आगे जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, वो और आगे जाता है, फिर ये साइकिल चलता रहता है। बीच साइकिल जो है अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ऑन। तो दूसरी तरफ मैंने आपके इंपोर्ट्स के नंबर्स भी दे दिए हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 12.3 बिलियन से 12.1 बिलियन है, which is 5 months figure officially available from State Bank. इसमें 2% की कमी आई है, मैं जो सामने आपको नंबर दे रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम हमारी जो इंपोर्ट्स है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें करीबन 16.2% की कमी आई है, फ्रॉम 29.7 बिलियन टू 24.9 बिलियन। ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की इंप्रूवमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, जो कि करीबन 57% नीचे चली गई। तो इसकी, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसकी कमोडिटी सुपर साइकिल, वैल्यू इफेक्ट ऑफ ओवरऑल द वॉल्यूम इफेक्ट, मैसिव डिवैल्यूएशन, अनलिमिटेड तो नहीं थी वो, 400 बिलियन नंबर इज अवेलेबल एट 1%। ऑब्वियसली देयर इज अ फिजिकल कॉस्ट ऑफ गिविंग एनी सच रिलीफ। तो ये करने के बावजूद भी जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। जी अगली स्लाइड बेटा। ये जी जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, जो उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, वो किया, ये किया, दिस इज नॉट ट्रू। जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज जो है हमने 4.05 से शुरू करके 6.1% पे ख़त्म की। मैं आपको नंबर्स भी दे देता हूँ। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो 244 बिलियन से शुरू होके वो करीबन 356 बिलियन पे हमने आखिरी साल क्लोज किया था। और जो एवरेज हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 4.05, उसके बाद 4.06, 4.56, 4.61 और फिर 6.1। इफ़ यू टेक एवरेज तो हमारी 5 साल की एवरेज ग्रोथ है 4.7%। इनकी अपने जो इनके 4 साल की ग्रोथ एवरेज है 3.5% एवरेज एनुअल ग्रोथ। तो पता नहीं किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप जीडीपी की इंक्रीज मैंने अर्ज कर दिया है, मैंने आपको डॉलर्स नंबर अभी बताया है कि वो कितने थे, 244 से 356। तो हमारे 112 बिलियन डॉलर हमने जीडीपी में उसमें इजाफा किए इन डॉलर टर्म्स। और इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया, और वो भी रीबेसिंग के बाद। तो एक एट वन पॉइंट इफ यू रिकॉल, जिस सेकंड ईयर में जब इनका नेगेटिव जीडीपी गई थी, पहले इन्होंने कहा 0.439%, फिर 1% पे ये चले गए रिवाइज करके -1%। उस साल इन्होंने अच्छी खासी को 50 बिलियन का रिडक्शन कर दी थी जीडीपी के साइज में, और उसके बाद भी रीबेसिंग हुई, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन ओवरऑल मैं कंपेयर करता हूँ टू बी फेयर टू द कंपैरिजन थ्योरी, हमने अपने टेन्योर में 112 बिलियन डॉलर जीडीपी में इजाफा किया, इन्होंने सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया। तो आप परसेंटेज ले लें ग्रोथ की, आप जीडीपी की इंक्रीज इन रियल नंबर्स में ले लें, बोथ आर देयर। पर कैपिटा इनकम भी देख लें,
पर कैपिटा इनकम जो है वो इन्होंने हमने 1399 1389 से 1768 में हम लेके गए, विच वॉज 27.3% इंक्रीज इन अवर टेन्योर। इन्होंने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया पर कैपिटा इनकम में 4 साल में। वो इनका जो ऑफिशियल नंबर जो क्लोज हुआ है $1798 पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर जो है दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल, और इन्हीं के ज़माने में मोस्टली नंबर जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये नहीं है कि उसमें कोई और को डील कर रहा है इस वक्त स्टेट बैंक या कोई और अदारा। जी आगे चलें। ये जी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कहते हैं जी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग बहुत पाकिस्तान पे बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। दिस इज़ दी इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये हमने जो आपको 2 चार्ट दिए हैं, इसमें हमारे टेन्योर में 17.1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट को जो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीटीआई की 15.1% टू जीडीपी है। दे आर अगेन बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स, मेरे ज़ाती नंबर्स नहीं है। जी अगली स्लाइड बेटा। ये स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, पीएमएलएन जीत गई थी, उस दिन ही विद इन डेज ये 19,916 पे जो उस दिन 13 मई को जो मार्केट थी स्टॉक मार्केट, इट रोज टू ऑलमोस्ट 22,930 पॉइंट्स उस वक्त विद इन फ्यू वीक्स। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंशियल है जहां पीएमएलएन ने क्लोज किया है मई 13 से मई 18, उसका जो फर्क है वो 22,930 इंडेक्स में इजाफा है उसके यूनिट्स में। जो इनका अप्रैल यानी 2018 से अप्रैल 22 तक जो इनका उस इंडेक्स में इजाफा है, जहां से इन्होंने टेक ओवर किया और जहां इन्होंने छोड़ा, वो इन्होंने 42,425 पॉइंट्स पे ली और 44,445 पॉइंट पे छोड़ी। जिसका मतलब है कि इन्होंने 4 साल में स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 2020 जो है नंबर का इजाफा किया एज कंपेयर टू 10 टाइम्स 22,930। अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंटल रीट अभी हुई है, और जो डेवलपमेंटल रीट लिस्टेड हुई है जस्ट फ्यू डेज बैक, मैं चीफ गेस्ट था ऑन जूम फ्रॉम इस्लामाबाद, 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। नाउ दिस इज टू बी लुक्ड इनटू कि ये हमारा नेट स्टॉक मार्केट, तो वो स्टॉक मार्केट which became 5th in the world and best in South Asia. ये आफ्टर वी मर्ज ऑल दी 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके बाद इसने परफॉर्म शुरू किया और ये वहाँ पहुँच गई कि जहाँ ये इमर्जिंग मार्केट में भी शामिल हो गई, और ये 7 दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की बेस्ट ये डिक्लेयर हुई। आपके सामने ये सारी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, आप खुद कंपेयर करें। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये स्टॉक एक्सचेंज के जो उस वक्त उनके ऑफिस बेयरर्स थे, चेयरमैन थी, उनके प्रेसिडेंट थे, ये वो कोट कर रहे थे फिगर्स कि जी $100 बिलियन से द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। तो इट्स ए ह्यूज erosion। आगे चले बेटा। ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, चूंकि उन्होंने कहा कि जी हमने 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया, मैंने आपको डिटेल दे दी है, 3.2 हुई हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ऑफिशियल नंबर्स जो रिलीज होते हैं, हमारा पहला साल 6 था, फिर 5.9%, फिर 5.8, इनका पहला साल 6.9, और जो लेटेस्ट नंबर अवेलेबल है ऑफिशियल वो 6.3 है। तो वो भी उनका क्लेम जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है। आगे चलो बेटा। ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे टेन्योर में 5 साल में जब हमने शुरू किया था, ये करीबन पहले 14-15 महीने में ये 8.6% के करीब पहुंची थी, और ये लोएस्ट जो है हमारे सेकंड लास्ट ईयर में 2.9%। तो हम एवरेज ले लेते हैं, हमारी एवरेज इन्फ्लेशन 5.1%, और हमारी जो फूड इन्फ्लेशन थी हमारी एवरेज वो आपको लेफ्ट पे है 4.5%। इनकी एवरेज सीपीआई वाज 9.7% और इनकी एवरेज फूड इन्फ्लेशन इज 11%। सो देर ऑल
ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स यू कैन चेक कंफर्म। और हमारे ज़माने में ये जो फूड थी वो 2.1 पे मिनिमम पे चली गई थी। अगर आपको याद हो जो हमारा 2017 का आई वुड कॉल प्रॉब्ली बेस्ट ईयर था, जबकि मियाँ साहब चंद दिनों के बाद फिर डिस्क्वालीफाई हुए, वो जो पॉइंट था, वी हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन करीबन 4.6, वी हैज लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन 2.1, we had lowest policy rate 5.5, we had lowest export refinance of Pakistan की हिस्ट्री में 40 साल में 3%, long trade term facility 3%. I mean, you best stock market in the South Asia, most stable currency in South Asia. I mean, yeah, all these things are music to the ears of the Western world. वो मैं आपको कुछ चीज़ें याद कराऊंगा कि वो क्या कहती थी दुनिया उस वक्त, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, that's where we have reached. आगे चलें जी। ये ग्लोबल करेंसी चूँकि इस वक्त बहुत अंडर डिस्कशन है कि जी इस हुकूमत में आके वो रुका नहीं बल्कि ये स्लाइड करता जा रहा है, उसमें कुछ हकीकत जो है आपको बयान करनी ज़रूरी है कि इस जो करंट पीरियड है अप्रैल टू एंड दिसंबर, इसमें जो स्ट्रेंथ हुई है डॉलर की, जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ की है, जो डिमांड डॉलर में दुनिया में बढ़ी है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ नॉन करेंसीज हैं, टर्की ने 34.6% डिप्रिशिएट हुई है उसकी करेंसी, यूरो खुद 11.1 है, यूके के स्टर्लिंग 28.6%, चाइनीज 11.1%, बांग्लादेश 13.2 एंड पाकिस्तान 31.3। सो दे आर हार्ड फैक्ट्स। लेकिन इसमें स्पेकुलेशन भी है, इसमें हवाला भी है, इसमें हुंडी भी है, इसमें पाकिस्तान की हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नेबरिंग कंट्री में स्मगलिंग भी है, जहाँ वीट स्मगल हो रही है, जहाँ फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं विद अवर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। वो अनफॉर्चुनेट है, बट द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ऑलरेडी आर ऑपरेटिव। कस्टम्स, FIA बैक बाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, काफ़ी ऑपरेशन हो रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये स्मगलर्स का जो है माफिया, इसका हम नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे जी। आगे चले। ये टैक्स रेवेन्यू और इंपोर्ट परफॉर्मेंस की एक कंपैरिजन है एज FBR रेवेन्यू जो है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। तो ये 9 पे टेक ओवर किया, 9.8 पे छोड़ा इन्होंने। पहले साल 8.7 पे लेके 1.1% कमी करके फिर आगे जाते जाते 9.2 पे छोड़ा। ये नंबर जो है भी आपके सामने है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स टू GDP 17% हमारा था, हमने जो आखिरी छोड़ा 15.6 पे था। इन्होंने जो अपनी इंपोर्ट्स का नंबर छोड़ा 18.8% ऑफ GDP पे छोड़ा। तो डिस्पाइट ऑल द क्लेम्स, फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कंपेयर। आगे चले बेटा। ये हमारा ट्विन डेफिसिट, एज ए सेड के पाकिस्तान हैज़ दिस सीरियस क्रॉनिक प्रॉब्लम, वी हैव टू ओवरकम दिस। अल्लाह करे हम जल्दी इस भंवर से निकलें। दिस इज 75 years हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू GDP एवरेज PMLN टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2। ट्रेड बैलेंस एवरेज $billion में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन। ये आपको जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ, अगेन दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड, दे कैन बी चेक्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बैंक से, दे आर ऑल ऑफिशियल नंबर्स। सो वी आर जस्ट रिप्रोड्यूसिंग कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा एवरेज 5.2 है, इसमें इनका जो है वो मैं जैसे मैं इसके 7.2 की एवरेज बनती है। इसी तरह जो हमारा 31% जो ट्रेड डेफिसिट डिटीरियोरेट हो रहा था, वो PTI के 31 डिटीरियोर हमारा जो है वो 29 बिलियन, यानी इम्प्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम 29 टू द करंट फिगर। द ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव्ड, वी हैव गिवन द नंबर्स from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year. मैंने अर्ज किया 5 महीने के ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल है। I don't want to just even guess or estimate the 6th number unless that is official. तो नंबर जुलाई टू नवंबर। करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्रूव 57%, ये 7.3 से ये 3.1 बिलियन पे इन द फर्स्ट 5 months। जी बेटा नेक्स्ट। ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस है। वी ऑल नो के थिंग्स आर नॉट गुड, और इसमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं फ्लड्स के बाद, वो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, वो डिक्लाइन, कॉटन 24.6%, राइस 40%, शुगर केन 7.9%, मेज 3%। अगेन दीज नंबर्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। डिस्पाइट ग्लोबल मेल्टडाउन एंड इंटरनल डेवास्टेटिंग फ्लड्स,
वैल्यू एडिड सेक्टर्स आर शोइंग पॉजिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ। वो आपके लिए सामने थोड़े से रखे हैं कि कौन से एरियाज बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसके इन प्रॉब्लम्स के बावजूद। वेयरिंग अपैरल इज 51.98%, ये है एज ए ग्रोथ एज ए परसेंटेज जुलाई टू अक्टूबर। ये नंबर अभी सिर्फ 4 महीने के अवेलेबल हैं ऑफिशियल, मैं ऑफिशियल नंबर सिर्फ कोट कर। लेदर 6.96, केमिकल 0.96, आयरन स्टील 1.26, फर्नीचर 121.54 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग 60.74। ये गवर्नमेंट का जो अभी इनिशिएटिव्स हैं कि हम जंप दे, किक स्टार्ट करें एग्रीकल्चर को, तो आपने देखा कि एक बड़ा हैवी किस्म का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर चुके हैं। और इसी तरह का हमने अपने टेन्योर में 20, 15, 16 फिस्कल ईयर में, आपको याद होगा 351 बिलियन का एक पैकेज दिया था। उससे काफ़ी एग्रीकल्चर में उस पर इम्प्रूवमेंट आई थी। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज भी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स भी हम ले रहे हैं ताकि हम इन सेक्टर्स को रिवाइव करें और इसको आगे लेके चलें। जी बेटा आगे। द पॉलिसी रेट में आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा पहला साल 10 था, हमको लाते लाते टिल 20 फिस्कल ईयर 2017 5.75 पे ये था, और फिर ये जो 20 से 18 का साल ख़त्म हुआ हमारा वो 6.5 पे। तो देयर बाय मीनिंग कि हमने जो पॉलिसी रेट है उस पर हमने कोशिश की कि डिक्लाइन, क्योंकि ये इससे सारा लिंक आपको, जितनी बैंक बोरिंग आपकी है, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट खुद बोरोर है। वी आर द लार्जेस्ट बोरोर, यू नो, इफ़ यू कंपेयर द नंबर्स, तो सबसे ज़्यादा हिट तो गवर्नमेंट के अपने बजट पे पड़ती। वो मुल्क जो 1750 बिलियन 2018 में डेट सर्विसिंग कर रहा था, वो आज करीबन 5000 अरब के करीब पहुंच चुका है। तो वो सबसे हिट तो ज़्यादा हमें पड़ी है। अब ये जो नंबर है, ये 6.5 से पहले ये 12.2 पे गए, फिर कर्टसी कोविड ये 7 पे आए, सारी दुनिया ने कटेल किया रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, और उसके बाद जो ही कोविड ओवर हुआ तो इन्होंने 13.75 पे छोड़ा, जो कि अभी 16% पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें जो नंबर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमने जो अपनी यानी इंक्रीज़ हमारे ज़माने में जो हुई उसको भी आप कंपेयर कर लें। ये जो 8 महीने है ये 2.25% की है। 13.75 पे इन्होंने छोड़ा था, 16% है। इनकी भी कंपेयर कर ले, ये 6.5 टेकअप करके 13.7 पे करीबन 7% की इनकी इंक्रीज़ है। सो दीज आर दी कंपैरिजन आपके सामने है। और फिर पॉलिसी रेट से जो इंडस्ट्री में मुश्किलात है, जो ट्रेड में मुश्किलात है, जो बिजनेस मैन जो रो रहे हैं, वो इसी वजह से है कि इसके ऊपर फिर 2-3% होता है। लेकिन हमारी जो है ऑब्वियसली यू कांट जस्ट लाइक टर्की, उनकी इन्फ्लेशन को 60% के करीब है, लेकिन उन्होंने 9% कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट यू नो होस्टेज विद एनी लेंडर, एक्सटर्नल लेंडर या बायलैटरल या मल्टीलैटरल कोई उनके ऊपर कंडीशन नहीं है। हमारी ये है कि जी हमने इन्फ्लेशन के साथ चलना है। ये अलग बात है कि हमारी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्टेड है, बिकॉज हम 28 बिलियन का तो हम पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो सारे का सारा आपके। और दूसरी तरफ हमें डबल जेपटी, हमारा रुपया जो है वो साथ साथ वो डिवैल्यू जिस तरह हो गया कि 104 में मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा, फिर शायद खाकान साहब ने 114 पे छोड़ा, और आज वो आपके सामने के किधर इन्होंने 189 पे छोड़ा, और फिर आज जो खड़ा है ये। तो ये इसका पॉलिसी रेट का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन हमारी कोशिश है कि ओवरऑल इस विशेष सर्कल को तोड़ें, क्योंकि पहले 6 महीने तो पूरी एफर्ट ये थी कि हम किसी तरीके से प्रोग्राम वापस करें, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो हम आगे चल के उसकी बात करेंगे कि क्या हुआ। सोशल सेफ्टी नेट्स का अगली बेटा, ये ऑब्वियसली जो आपके गरीब तरीन बहन भाई हैं, और उनको मैं समझता हूँ हम सब का फ़र्ज़ है कि उनको लुक आफ्टर करें। ये प्रोग्राम PMLN के ब्याह पे मैंने 2008 में उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में फ्लोट किया था, नेशनल इनकम सपोर्ट फंड, और 34 बिलियन ब्लूप्रिंट बजट में भी रखा था, जो 13 मई 2008 को मैंने हैंड ओवर किया, जो कि बाद में नवीद कमर साहब ने अनाउंस किया। वो जो है बढ़ते बढ़ते हम उसको अपने टेन्योर में वी ब्रॉट इट टू अबाउट 124 बिलियन। 20 बिलियन जो बैतुल माल और स्पेशल PM के प्रोग्राम थे इसके ऊपर था, तो एक्चुअली 144 बिलियन था। अभी उसको इन्होंने कंसोलिडेट करके दे हैव ब्रॉट बैतुल माल के अंदर सब कुछ 364 बिलियन। तो इसमें हम इस गवर्नमेंट ने अभी जो 22-23 में जो इंक्रीज़ की है वो 246 से उठा के
364 बिलियन पे लेके गए हैं। इस पे उन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज को भी बढ़ाया है, इसमें उन्होंने स्टाइपेंड को भी बढ़ाया है, इसमें उन्होंने बलूचिस्तान को स्पेशल फोकस दे के उनको बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है। और ये जो करीबन जो गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ जो है कैश जो प्रोवाइड किया थ्रू ट्रांसपेरेंट सिस्टम यूजिंग द बेस्ट डाटा, वो 70 बिलियन अलोन थी। कोई 19 बिलियन के करीब एनडीएमए के ज़रिए जो रिलीफ गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये आप सोशल सेफ्टी नेट्स के हवाले से दीज आर दी नंबर्स विच द गवर्नमेंट हैज़ डन। एंड गवर्नमेंट मेरे नज़दीक एक साल में बहुत बड़ा जंप दिया है इस, और अल्लाह इसकी जज़ा भी देंगे। 48% हायर दैन प्रीवियस ईयर व्हेन पीटीआई लेफ्ट। जी आगे चलें। ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन है जी, कि आखिरी क्वार्टर में पीटीआई की हुकूमत ने करीबन 6.4 बिलियन डॉलर्स जो है वो रिजर्व्स को डिप्लीट किया। और इस गवर्नमेंट ने चौथे क्वार्टर में, पीडीएम की गवर्नमेंट ने 1.8 बिलियन उसमें कमी की है। ये मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन आप ये माइंड में ज़रूर रखें कि जो भी आपके फॉरेक्स रिजर्व आपके पास मौजूद है, आप वेब्स पे चले जाएं, हमारे रिजर्व वर प्योर। What we left in 2018, there was no Saudi deposit of 3 billion, there was no UAE deposit of 2 billion, there was no other similar items. So जो कि फिर स्टेट बैंक में पार्क हुई और हमारे डेट का भी हिस्सा नहीं है। आई एम श्योर आप में बहुत लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, यू नो द नंबर्स। सो ये हमारी एक पोजीशन है। हमें ऑब्वियसली इसको अभी बहुत इम्प्रूव कर रहा है। वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। अभी तक एक भी, लेट मी टेल यू, 2-3 हफ्ते पहले एक हफ्ता ऐसा था, पाकिस्तान मेड प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल रीपेमेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इन 1 वीक। आपको पता है 2.25 बिलियन। तो मेरा मतलब है पाकिस्तान है, इंशाल्लाह आगे फिर ठीक होगा। लेकिन अगर खुद ही आप अपने मुल्क को बदनाम करेंगे, अच्छा इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। कॉमन बंदा जिसको नहीं पता इकोनॉमिक्स, आप तो सब माशाल्लाह समझते हैं, वो जेन्युइनली फील करने शुरू, पता नहीं क्या होने लगा है। आम लोग जो है वो डॉलर खरीद रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। दे हैव स्टार्टेड ऑल्सो रेजिंग क्वेरीज। तो ये हमारा अपना कसूर है। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम और हमारी प्रोजेक्शंस हैं। We will, as I said, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of. We are working on that. It will be a combination of things and we are doing the day and night to work on that inshallah. सर जो वे फॉरवर्ड है इसके ऊपर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इकॉनमी डिस्कस हुई है और पहले दिन एजेंडा ही वही था, लेकिन जो वहाँ से हैंड आउट ऑफिशियल आया है उसमें वो थोड़ा सा वो वेग है। वो लॉन्ग टर्म प्लान की तो बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें अपनी जगह पे। इमीडिएट जो एक सवाल आपने वहाँ पे रेज किया था कि जो अगर IMF में जाना तो आपको क्या करना है, उसका क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, हमारे सामने रास्ता क्या। और सेकेंडली जो आप फरमा रहे हैं 30 जून 2023 बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आप कह रहे हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड आपके रिजर्व्स होंगे। आपने भी अनप्रेसिडेंटेड उस सेंस में नहीं रहना सर, आई मीन एज इन कंपैरिजन प्लीज लेट्स बी क्लियर। आपने भी 2 दफा बात की, चाइना से आपकी मुसलसल बात हो रही है, सऊदी अरब से हो रही है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ी सी वेग थी, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थी कि हमने पहले भी मदद की और आइंदा भी करेंगे। कोई अभी तक हमारे पास चीन और सऊदी अरेबिया से कंक्रीट कमिटमेंट्स हैं कि जब हम कहें, बिकॉज आपको भी पता है कि 2 दिन बाद फिर एक पेमेंट आ रही है, फिर अगले महीने आ रही है, तो डू यू हैव कंक्रीट कमिटमेंट कि जहां पे हम कहें नो वी आर कंफर्टेबल? देखिए, जाहिर है कि जो मैंने आपको बताया वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाअल्लाह। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप समेत जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज़्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। नंबर 1, हाउ, क्या उनकी लाइबिलिटीज ड्यू नहीं होती? दे डोंट मेक
fuss and the negative campaign whatever our politicians do. Number 2, they borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. ये कोई इस साल का जो मैक्सिमम प्रोजेक्टेड था, आई एम श्योर आप बहुत दोस्तों को पता है, दैट वाज 20-21 बिलियन की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ थी और करीबन 10 बिलियन प्रोजेक्टेड, अब तो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट था. तो ये कोई इतना उसको हवा बना के दिखाया जा रहा था कि जी 31-32 बिलियन कैसे अरेंज होगा. भाई हमने 2016-17 में अल्लाह के फल से 35 बिलियन रेज किया था. आप नंबर अपने चेक कर लें एक्सटर्नल रिसोर्सेज. लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था. उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वर वेरी गुड. पाकिस्तान में कोई कम से कम ये नहीं कह रहा था कि जी ये डिफ़ॉल्ट होने लगा. ये पाकिस्तान वाज डूइंग फाइन. और प्रोजेक्शन मैंने भी आपको दिखा दी हैं कि जी आ रहा था जी हम तो दुनिया की प्रीमियम क्लब में चंद सालों के बाद ज्वाइन कर लेंगे. हम अपना ऑलरेडी 24वीं इकॉनमी में पहुंच चुके हैं दुनिया की. 4 सिर्फ हमारी नॉचेस रह गई हैं दाखिल होने में. तो ये उस वक्त सेंटीमेंट्स और थे. इसी वजह से जब हम $500 मिलियन ऑफर करते थे तो हमें अनप्रेसिडेंटेड 14 टाइम, मुझे याद है कि मैं स्प्रिंग मीटिंग में वर्ल्ड बैंक आया, मैं रोड शो ख़त्म करके मुझे करीबन हर जो मिला उसने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि जी आपने 14 टाइम्स योर इशू हैज़ बीन ओवर सब्सक्राइब. हमने उसमें से सिर्फ मुझे याद है 202 बिलियन लिया था. वी वर ऑफर्ड 7 बिलियन अगेंस्ट आवर आस्किंग 500 मिलियन. तो बात ये जी कि जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है. हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं. हम प्राइवेटाइजेशन पे भी अपनी तवज्जो दे रहे हैं. हम अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट पे भी तवज्जो दे रहे हैं ताकि, और हमने ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी इकॉनमी वो भी, बट दिस इज़ समथिंग कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते. और एक जो नेगेटिव माहौल बना दिया है वो वेइंग ए लॉट ऑन दी ओवरऑल अचीवमेंट. टाइम की बात कर रहा हूँ, हो तो जाएगा. तो जो आपने एनएससी में कहा, देयर एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, देयर वाज नो नथिंग टू वरी एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के एज ए टीम पाकिस्तान को जिस भंवर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द आउटकम ऑफ 8 months परफॉर्मेंस ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट. This is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. ये मैं नहीं कह रहा, ये भरा हुआ है. मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो उतना सेशन और लगेगा. आई थिंक वो हमारे दूसरे लोग हैं जो वो आपको तफसील देते रहते हैं. आई मीन यहाँ तो बिलियंस के तहाइफ लेके तो कौड़ियाँ जमा करवाई गई हैं जी. जी हाँ जी हाँ जी हाँ. तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उसका सारा किया धरा है. देखिए जब आप व्हेन यू सो ए सीड, उसका जो आउटकम है वो हम भुगत रहे हैं. जो वो लैंड माइन्स बिछाने के अलावा जो तबाही कर गई इकॉनमी, उसका आज हम भुगत रहे हैं जी. पूरा प्लान बताया, लेकिन इसमें आपने जो IMF का 9th रिव्यू है उसका क्या स्टेटस है और क्या पोजीशन है, वो कब तक उसमें है या उससे आप हटने जा रहे हैं. सेकंड ये है कि प्राइस की एक मॉनिटरिंग कमेटी एक आपकी होती थी और आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा इशू ना 2-3 चीज़ों पे है. एक वीट पे है, आटे पे, और एक प्याज पे, और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं. लेकिन लास्ट 4 से 5 माह में मेरे ख्याल में एक भी मीटिंग नहीं हुई प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, तो नेशनल प्राइस मॉनिटर. तो उसकी वजह क्या है वो भी लोगों को बता दें. और आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की बात की, सर कब तक ये 400-450 पब्लिक एंटिटी अपनी पॉकेट में लेकर आप फिरेंगे, और इनका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ आप हर साल देते हैं, कब इनसे जान छुड़ाने जा रहे हैं जी. एक एग्जेक्टिव अलाउंस का बता दें. आपके मिफ्ता साहब ने एक तफरीक सी पैदा कर दी थी, आज भी लोग हड़ताल करके खड़े हैं बाहर, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ. मैं अर्ज़ करता हूँ जी, आपने 3 in 1 सवाल कर लिए, तीनों के जवाब देता हूँ जी. एक तो यह है कि जी नेशनल जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंशाअल्लाह रेगुलरली मीटिंग मेरे भाई आसन इकबाल साहब वो करते भी हैं, लेकिन करेंगे भी. प्लानिंग में होती है वो फाइनेंस से निकल चुकी है पिछले टेन्योर में या इसी में, मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जी. अच्छा वो इधर है प्लानिंग में, तो ये करेंगे इंशाअल्लाह. बाय द वे दैट यूज्ड टू डू ए लॉट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और उसका असर होता था. मुझे याद है कि पिंडी और इस्लामाबाद की कीमत में फ़र्क होता था, हम एसी की जान निकाल देते. एंड वी यूज टू हैव मंथली मीटिंग. मेरी रिक्वेस्ट है जी, तुम बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे. उसमें देखें जो सर बहुत बड़ा इशू है ना,
वो ये है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में प्राइसिंग में 52% ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडर पंजाब, वहाँ पे देर इज़ नो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत को वर्कआउट करके दिया कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 40-40, 50-50% फ़र्क है, इसको आप कम कराएं, लेकिन देर इज़ नो इन्फोर्समेंट। हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त कोई इफ़ेक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग नहीं है, और ये जितनी इस वक्त खाद की शिकायत आ रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, आटे की दस्तयाबी की शिकायत हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ हैं। तो दूसरा जो आपने प्राइवेटाइजेशन का फरमाया जी, वो उस पर आता हूँ, फिर मैं वो उस पर भी मैंने लिखा हुआ, मैंने जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं उस पर हम अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे LNG प्लांट्स हैं और हमारे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को शेयर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा, इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा। IMF का जो 9th रिव्यू तो फ्रेंकली थिंग्स वर इन ऑर्डर, और ऑब्वियसली यू कांट डिक्टेट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अक्टूबर में ही आ जाते वो लोग, और जब हम गए थे हमने कहा था एंड ऑफ अक्टूबर, उनके अपने थे अपने प्लान, और फिर वो नवंबर की बात हुई, फिर उन्होंने आगे दिसंबर आ गया। तो 9th रिव्यू में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली आप सबको पता है जब भी क्वार्टरली रिव्यू होता था, बाय द वे दिस गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, अदरवाइज इतना बड़ा पॉलिटिकल लॉस ना करते IMF की कंडीशंस पूरी करते करते अपना जो इन्होंने किया PDM गवर्नमेंट ने। तो वी आर कमिटेड, वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, डिक्टेटर भी बड़े बड़े आए, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके। द ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड इज मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप 2013-16, और आपको याद है दैट्स द ओनली वन एंड ओनली। आई वुड डू माई बेस्ट इंशाल्लाह विद माई टीम दैट वी कंप्लीट द सेकंड प्रोग्राम ऑल्सो। तो इस क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री आपकी बनती है, और लोग फिर आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी में बिलीव करते हैं। तो इसलिए 9th रिव्यू के साथ नॉर्मली जो आते थे क्वार्टरली रिव्यू, तो उस करंट क्वार्टर को भी देखते थे, जनरली 4 से 6 हफ्ते में आ जाते थे। फिर करंट क्वार्टर भी जब वो पिछला हो गया फाइनलाइज, वो देख लिया। लेकिन अभी उन्होंने, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जब हम क्रेडिबिलिटी अपनी एरोड करेंगे, लिख के कुछ करेंगे और जाते जाते हम वो नहीं देखते कौन गया कौन, वो पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान ने जो रिटर्न कमिटमेंट किया है ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया बल्कि रिवर्स कर दिया, ये नहीं देखेंगे PTI या PMLN। तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत धचका लगा है उन हरकत की वजह से। सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने हमसे ना सिर्फ इस करंट क्वार्टर का मांगा जो अभी 31 दिसंबर, कुछ चीज़ें उन्होंने आगे की भी मांगी कि जी हम 2 अगले रिव्यूज़ भी बता दें, 11-12 भी हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी ये जो फ्लड्स की वजह से जो आपकी नीड्स है $16.3 बिलियन की, उसका बताएं कि उसको आपने कैसे पूरे करना है, कितने साल में। आपको पता है कि 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड किया। तो उनका राइट है जी, लेंडर का राइट है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर बयान। अभी मुझे जो शोशा एक दिया है मरियम बीबी ने, वो क्या अभी जो रिएक्शन आया है आपके और मेरे दोस्तों का, PTI का, कि इसहाक डार नंबरों की हेर फेर से नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं आईना दिखाए तो बुरा मान गए। भाई मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, बी एम्पायर, सी देयर नंबर, सी अवर नंबर्स, वेरीफाई, फिनिश, गो टू वेबसाइट, हर चीज़ मिल जाएगी। तो जो मुल्क को तबाह करके गए हैं पिछले इतने महीनों में, एक दफ़ा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। जो आपने अलाउंस का बात की सनाउल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब मेरे आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और एक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि सबको मिलना चाहिए जो सेक्रेटरीट में है, जो फॉरेन ऑफिस में है। तो हमने जो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक इस फाइनल PM से एग्री हो चुका है, समरी हमारी जा चुकी है, अब आज ही आएगी तो आज कर देंगे। मैंने तो इनको भी कहा था कि अपने बंदों को आप बता दें कि अब कलम छोड़े ताल की ज़रूरत नहीं है। हम उसको 100% अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सबको 100% इंशाल्लाह मिलेगा। और इंशाल्लाह एक सेकंड जी, सब इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड। तो ये है जी, उसका विद इन ए डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। सर
आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। यानी आपके जो इनफ्लोज़ हैं वो सेकंड हाफ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो सर ये बताएं कि वो किस हद तक जो है वो आपने अभी बताया, लेकिन कोई चूँकि आपने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक टाइम फ्रेम दिया था सर, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है सर। तो अब कोई आप बताएंगे सर कि कब तक ख़ासकर सऊदी अरब के और चाइना से, सऊदी अरब का ख़ासकर कब तक आ जाएंगे? और दूसरा सर ये बताएं कि क्या IMF के साथ ये 9th और 10th रिव्यू को कंबाइन किया जा सकता है, चूँकि वो भी ड्यू हो चुका है? जी मेहताब साहब, एक तो जो बिल्कुल आप ये सही है जी, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, हमारी गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि नंबर्स को पब्लिक किया जाए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सेकंड हाफ में इनफ्लोज बहुत इम्प्रूव्ड, हमारा प्रोजेक्शन भी है, प्लान भी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मैं बिल्कुल मैं तवक्को कर रहा था कि हमें 15 दिन के अंदर, जिस दिन मैं प्रोग्राम हुआ था, विच मीन सम टाइम इन दिसंबर, वो पैसे मेरा ख्याल था कि आ जाने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई है। लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं। और भी ऑब्वियसली हम किसी को ये टाइम लाइन के साथ तो बाउंड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उसी के नतीजे में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम मज़ीद, हमने कोऑपरेट किया, मज़ीद भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। ये उनका इंटरव्यू उसी रेफरेंस से था। आई पर्सनली फील कि इंशाअल्लाह इन नेक्स्ट विद इन दिस मंथ, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. 9th and 10th रिव्यू, आखिरी मेहताब हैदर साहब का 9th and 10th रिव्यू, मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है। अब अभी 9वां आके करें, फिर जाएं, फिर आएँ, मेरा ख्याल है। बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू देम। आइडियली अगर 9th कर लें तो बहुत ही आसान है, वो तो हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर है। 10th मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर रेडी फॉर दैट, वट एवर इट इज़। डॉक्टर साहब, आपने एक दो तीन चीज़ें कही हैं, जिनमें एक तो डॉलर का जो ओपन मार्केट में और बैंक रेट में जो डिफरेंस है, जब वो आप उसको ब्रिज करेंगे तो उस वक्त महंगाई का क्या होगा? क्योंकि इस वक्त 2020 रुपये का 15 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। आम आदमी का तो सवाल ये है, आम आदमी आपके उन नंबर्स पे जाएगा तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ आप इकनॉमिकली कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी बड़ा बुरा हो रहा है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी कि हम पंजाब की वजह से नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में भी आपकी कीमतें जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रही। जी देखें, आप महंगाई से तो कोई नहीं है जी, दो राय नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी पास्को के ज़रिए करती है, फिर जो है हमारे सूबे भी करते हैं। दोनों करीबन पंजाब तो काफ़ी करता है प्रोक्योरमेंट, और फिर सिंध भी करता है। इसके साथ साथ जो सपोर्ट प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट हर सूबा करीबन होनी तो यूनिफॉर्म ही चाहिए वैसे, लेकिन वो भी सपोर्ट प्राइस भी होती है। तो ये महंगाई से तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि बहुत ही पेनफुल है। और मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम कीमत ना बढ़ाएं। आपने देखा है कि कम वट में हमने 3 महीने में, अभी अगले 15 दिन डाले तो 3.5 महीने में एक दफ़ा भी कीमत जो है नहीं बढ़ी किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। पेट्रोल, डीज़ल में केरोसिन ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल जो ट्यूबवेल के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, और उसमें हमने कमी की है जो हम कर सकते हैं। 3 दफ़ा डिडक्शंस की गई हैं 3.5 महीने में, और उन 3 डिडक्शन को अगर कंबाइन किया जाए तो करीबन 19 रुपये पेट्रोल में, 20 रुपये डीज़ल में, और करीबन 29 रुपये केरोसिन ऑयल में, और 30 रुपये लाइट डीजल ऑयल में। ये हमारी रिडक्शन है, और एक दफ़ा भी इंक्रीज़ नहीं की गई। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसके लिए हमें काफ़ी हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। लेट्स से कि अगर किसी चीज़ की वजह से कीमत 5 रुपये बढ़नी होती थी तो वो 20 रुपये बढ़ा देते, कुछ को पूछने वाली नहीं है। तो ये जो है ना जी, रेट जो है उसको इन्फोर्स हो रहा है जब से गवर्नमेंट आई है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चौधरी आसिम इकबाल साहब ने भी आपको कहा है कि इंशाल्लाह ये नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। आपकी इजाज़त से देखिए, ये आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ और आपको दरख्वास्त भी करूँगा कि कौम को ये बताएं, इस महंगाई की 4 वजूहात हैं।
पहली बुनियादी वजह इसकी इन्फ्लेशन की वो मैसिव डिवैल्यूएशन है जो पीटीआई के दौर में हुई, और आप सबको मालूम है कि महंगाई का जिन जो है पीटीआई के दौर में बोतल से बाहर निकला। दूसरी वजह महंगाई की जो आई, इसमें शिद्दत आई, वो उस आईएमएफ पैकेज पे अमल दरामद के नतीजे में आई कि जिसकी शराइत पीटीआई हुकूमत तस्लीम करके गई थी और हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम उससे बाहर निकल सकें। जब आप 100 रुपया डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ाने से बिजली के नर्ख भी बढ़ते हैं। तो दूसरी जो वजह है ये भी पीटीआई हुकूमत की इंड्यूस्ड है कि जिसने एक ऐसा आईएमएफ से मुआहदा किया जिसमें ये इक़दामात हमें उठाने पड़े। तीसरी वजह इसकी, जैसे मैंने अभी कहा, कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एट पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है। पंजाब 52% है। जो सप्लाई चेन्स हैं उनको पंजाब का जो नज़्म व नस्क है वो स्टेबलाइज करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और वहाँ पर बदकिस्मती से एक ऐसी हुक्मरानी है कि जो गैर संजीदा है, मिस गवर्नेंस पे है, वो उनका एजेंडा कुछ और है और इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं। और चौथी जो वजह है महंगाई की, वो आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम एक ग्लोबल इन्फ्लेशन साइकिल के अंदर हैं। इस वक्त अमेरिका भी महंगाई से चीख रहा है, बरतानिया भी महंगाई से चीख रहा है, यूरोप भी चीख रहा है। तो एक ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है हम भी उससे मुतासिर हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 4 वजूहात हैं। ये महंगाई हमने आके पैदा नहीं की है, ये वही है कि जो हमें विरसे में मिली है, या वो इक़दामात हैं जो उस आईएमएफ मुआहदे के तहत हमें करने पड़े हैं, जिन पर इमरान खान साहब दस्तखत करके गए थे।